दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। परमानंद चोयल राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने भैंसों का गहरा अध्ययन किया था और भैंसों को लेकर बनाए गए उनके चित्रों तथा रेखांकनों के लिए उन्हें काफी ख्याति मिली। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस में। सर्वोच्चवाद का उदय मॉस्को यानी रूस में हुआ था। इसके प्रणेता कासिमिर मालेविच थे। उनके सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचार था विशुद्ध ज्यामिति आकारों की सर्वोच्चता। अतः उनकी कृतियां पूर्ण रूप से वस्तु निरपेक्ष या मौलिक थी। उनमें वास्तु सदृश का नाम ही नहीं था। कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तेल चित्रण विधा। कलकत्ता समूह ने तेल चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई। बंगाल शैली में वॉश चित्रण को प्रमुखता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सनथ राजन। कमल कृष्ण, के एस कुलकर्णी, धनराज भगत, बीसी सान्याल और जय अप्पा स्वामी जैसे कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य थे। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मार्च 1949 ईस्वी को। किस कलाकार ने चोल मंडलम की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, के सी एस पणिक्कर। चोल मंडलम ग्राम तमिलनाडु राज्य में मद्रास में स्थित है। वर्ष 1966 में इसकी स्थापना के सी एस पणिक्कर के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गणेश हालोई। हालोई पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने अजंता शैली में चित्रकारी की है। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बॉम गार्टन। 18वीं सदी में बाउमगार्टन ने फिलॉसफी को लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, एथिक्स और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र तीन अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। बाउमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बेनेदेत्तो क्रोचे। एस्थेटिक्स नामक पुस्तक के लेखक बेनेदेत्तो क्रोचे हैं जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ था। यह पुस्तक दो भागों में वर्गीकृत है। प्रथम भाग में सौंदर्य सिद्धांत और व्यवहार पर केंद्रित है। द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास बताया गया है। सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशिता है, यह उक्ति किसने दी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कांट ने। कांट का यह कथन है कि सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशिता है।
इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, अंतर्ज्ञान। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यह कथन किसका है? तो ये है ऑप्शन बी, एमर्सन का। एमर्सन ने कहा सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। सांत्याना ने कहा कि सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार अनुकरण या अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है। मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके सीखता है। नकल में उसे आनंद आता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कला प्रकृति की अनुकृति करती है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रस्किन। प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राकृतिक सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने कहा कि कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। किसने कहा था सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भड़कते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भड़कते हैं। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। तो वो है ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान है। फ्रायड का आत्मनिष्ठ सृजन सिद्धांत इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है, जिसमें अपूर्ण इच्छाओं या वासनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, श्री संकुक। श्री संकुक के अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसकी अनुभूति होती है। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य भामह ने। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और उनकी मान्यता थी कि बिना अलंकारों के काव्य रूपी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकार के शोभा नहीं पाता। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो हैं ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात विशिष्टतम प्रवर्तक अभिनव गुप्त माने जाते हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी। इस टीका में अभिनव ने बताया कि लोलट, उद्भट, शंकु, कीर्तिधर के अलावा भट्ट नायक तथा और भी कई आचार्यों की नाट्य शास्त्र पर टीकाएं देखी थी। लौकिक जगत में चार प्रकार के ज्ञान हैं: सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शंकुक। शंकुक न्यायवादी थे। उन्होंने लोक प्रसिद्ध ज्ञान के चार रूप बताए हैं: सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो
तो ये है ऑप्शन सी विभाव के। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिन पात्रों का अवलंबन करके सहृदय के स्थायी भाव इस रूप में अभिव्यक्त या परिणित होते हैं उन्हें आलंबन, तथा जो रस को दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन कहलाते हैं। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। उनके अनुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्दलित होकर व्यक्त होती हैं। ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 8। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया था, जिसमें 4 यानी पीला, लाल, नीला तथा हरा शुद्धतम है और चमकदार प्रधान प्राथमिक वर्ण हैं, और 4 जो है अप्रधान वर्ण हैं, जिनमें कि नारंगी, बैगनी, नीलमणि और पीताभ हरा माने गए हैं। लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी नीला। लेपिस लाजुली एक नीले रंग का चमकदार पत्थर है जो कि फारस तथा अफगानिस्तान की बदख्शा नामक पहाड़ी की खानों से निकाला जाता था। अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी लाल गेरू रंग से। अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन लाल गेरू से किया गया है। उसके पश्चात लगाए गए हैं भूरे, गहरे लाल या काले रंग की रेखा किया गया है। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अलंकरण का तरीका। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को अलंकरण का तरीका के रूप में जाना जाता है। पाणिकृत अष्टाध्यायी में गोमूत्रिका नामक वस्त्र का उल्लेख किया गया है। यह एक प्रकार की धोती या साड़ी थी जिसके एक पल्ले पर गोमूत्रिका शैली की किनारी बनी होती थी। मोनोक्रोम क्या है? तो यह है ऑप्शन बी एक ही रंग की विभिन्न तान। मोनोक्रोम एक रंग की पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन या एक रंग में तस्वीरों अथवा रंगों का वर्णन है। यानी मोनोक्रोम में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? वो है ऑप्शन बी 3। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड हो सकते हैं, यानी 3 सतहें हो सकती हैं, जैसे कि अग्रभूमि, मध्यभूमि तथा पृष्ठभूमि। आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लयात्मक रेखा से। अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। जब किसी इकाई की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है तो व्यवस्थित लय प्राप्त होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः अलंकारिक चित्रण में किया जा सकता है। तो ये थे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।